नमस्ते, वेलकम टू दुनियादारी। टुडे वी विल डिस्कस लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज। ये विषय काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे तौर पर आम नागरिक के जीवन और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र से जुड़ा है। पिछले करीब 3 दशकों से, मतलब 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के बाद से भारत में स्थानीय स्वशासन का एक ढांचा खड़ा करने की कोशिश हुई है। तो आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे। क्या उपलब्धियां रहीं, क्या चुनौतियां हैं और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि इन संशोधनों ने मतलब 73वें और 74वें स्थानीय स्वशासन को एक इंस्टीट्यूशनल रूप देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हाँ, एक संवैधानिक दर्जा मिल गया है ना। हाँ बिल्कुल। आज देखिए देश में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। करीब 6,000 से ज्यादा मध्यवर्ती पंचायतें मतलब ब्लॉक स्तर पर जो होती हैं। अच्छा। और 600 से ज्यादा जिला परिषद। और अगर शहरों की बात करें तो 4,000 से ज्यादा शहरी स्थानीय निकाय, जिन्हें हम अर्बन लोकल बॉडीज या यूएलबीज कहते हैं, वो काम कर रहे हैं। बाप रे, 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ नियमित रूप से चुनाव होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ढांचा है, शायद दुनिया में स्थानीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण। हाँ, ये संख्याएं तो वाकई प्रभावशाली हैं। और इसका पॉलिटिकल असर क्या रहा है, मतलब राजनीतिक स्तर पर क्या बदला है? राजनीतिक सशक्तिकरण, जिसे हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कहते हैं, वो इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। अब सोचिए, इन सभी निकायों को मिलाकर 30 लाख से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। 30 लाख? हाँ, और उनमें से 14 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। ये तो मतलब वैश्विक स्तर पर भी एक मिसाल है। 14 लाख महिला प्रतिनिधि, ये तो कमाल का आंकड़ा है। बिल्कुल। और साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों का प्रतिनिधित्व भी बड़े पैमाने पर बढ़ा है। इससे क्या हुआ है कि समाज के वो वर्ग जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं, उन्हें शासन प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल होने का एक मौका मिला है। तो मतलब प्रतिनिधित्व के लिहाज से तो काफी बड़ा बदलाव आया है। क्या जमीनी स्तर पर भी इसका कुछ असर दिखता है, मतलब आम आदमी के जीवन में? हाँ, कुछ हद तक जरूर दिखता है, क्योंकि देखिए ये निकाय लोगों के सबसे करीब होते हैं। पंचायत हो या नगर पालिका, तो कई कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार चलाती है, उनके इम्प्लीमेंटेशन में मतलब उनके क्रियान्वयन में सुधार देखा गया है। जैसे मान लीजिए मनरेगा है, या पेंशन योजनाएं हैं, या स्कूलों में मिड डे मील है। इनके बेहतर प्रबंधन में स्थानीय निकायों की भूमिका बढ़ी है। फिर स्थानीय स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे छोटी मोटी सड़कें बनवाना, नालियों की सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, स्कूल की मरम्मत, इन सब में भी स्थानीय निकायों का रोल बड़ा है। अच्छा। और ये सिर्फ प्रतिनिधित्व की बात नहीं है। नियमित चुनाव होना और उनमें अच्छा खासा वोटर टर्नआउट, मतलब लोग वोट डालने आते हैं, ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र यानी ग्रास रूट डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है। कुछ राज्यों ने तो, जैसे केरला या कर्नाटका का नाम लिया जाता है, उन्होंने पार्टिसिपेटरी प्लानिंग यानी सहभागी योजना और ई गवर्नेंस में काफी अच्छे प्रयोग भी किए हैं। तो ये तो काफी सकारात्मक बात है। मतलब एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा है, महिलाओं और वंचित वर्गों को जगह मिली है, और कुछ हद तक सर्विस डिलीवरी भी सुधरी है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा, चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि आम आदमी का अनुभव कई बार इन बड़ी उपलब्धियों से मेल नहीं खाता, ऐसा लगता है। हाँ, और चुनौतियां काफी गंभीर हैं। शायद इसीलिए जमीनी हकीकत कई बार अलग लगती है। और सबसे बड़ी चुनौती जो मानी जाती है, वो है इनकम्प्लीट डिवोल्यूशन। इनकम्प्लीट डिवोल्यूशन मतलब अधिकारों का अधूरा हस्तांतरण। देखिए, संविधान ने तो कह दिया कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई जैसे कई विषय, करीब 29 विषय पंचायतों को और 18 विषय नगरपालिकाओं को दिए जाएं। लेकिन असल में फंक्शंस यानी कार्य, फंक्शनरीज यानी कर्मचारी, और फंड्स यानी वित्त, जिसे संक्षेप में 3Fs कहते हैं, इनका पूरा ट्रांसफर ज्यादातर राज्यों ने आज तक नहीं किया है। ये 3Fs वाली समस्या क्या है, इसे थोड़ा और समझाएंगे, ये सुनने में तो बहुत आता है। हाँ, ये बहुत आम शब्द है इस क्षेत्र में। देखिए, फंक्शंस मतलब कौन से काम स्थानीय निकाय करेंगे, ये या तो राज्यों ने पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है, या किया भी है तो उन कामों को करने के लिए जरूरी अधिकार नहीं दिए। मतलब कागज पर तो लिख दिया, पर असल शक्ति नहीं दी। अच्छा, और फंक्शनरीज? फंक्शनरीज यानी इन कामों को करने के लिए जरूरी कर्मचारी,
या तो पर्याप्त कर्मचारी हैं ही नहीं, मान लीजिए एक पंचायत सेक्रेटरी है तो वो कई पंचायतों का काम देख रहा है, या अगर कर्मचारी हैं भी तो उन पर स्थानीय निकाय का मतलब सरपंच या मेयर का पूरा नियंत्रण नहीं है। वो असल में राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं और उन्हीं के प्रति ज्यादा जवाबदेह महसूस करते हैं। तो मतलब काम करने वाले लोग ही कंट्रोल में नहीं है। हाँ, और फंड्स यानी पैसा, वो तो शायद सबसे बड़ी समस्या है। ज्यादातर स्थानीय निकाय, चाहे पंचायत हों या नगर पालिकाएं, वो अपने खर्चे के लिए 80 से 90% तक सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं। राज्य सरकार या केंद्र सरकार से जो पैसा आता है उसी से काम चलता है। 80 से 90%? जी हाँ, उनका अपना राजस्व, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी टैक्स है शहरों में, या कोई छोटा मोटा स्थानीय कर या शुल्क है, उससे उनकी कमाई बहुत कमजोर है। कलेक्शन ठीक से नहीं होता, या दरें बहुत कम हैं, या टैक्स लगाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। इसका मतलब तो ये हुआ कि अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, मतलब स्थानीय ज़रूरतें तो अलग अलग होंगी, उनके हिसाब से खर्च करने की आज़ादी बहुत कम है। बिल्कुल, इससे उनकी स्वायत्तता, उनकी ऑटोनॉमी बुरी तरह प्रभावित होती है। वो एक तरह से राज्य सरकार की एजेंसी बनकर रह जाते हैं। फिर इसके अलावा कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स भी हैं। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स मतलब क्षमता की कमी। हाँ, काम करने की क्षमता का अभाव, पर्याप्त पढ़े लिखे, तकनीकी रूप से कुशल कर्मचारी नहीं हैं, जैसे अच्छे इंजीनियर्स नहीं हैं, टाउन प्लानर्स की कमी है, फाइनेंस मैनेजर्स नहीं हैं, आईटी स्किल्स वाले लोग नहीं हैं, और कई पंचायतों में तो जैसा मैंने कहा ढंग का दफ्तर तक नहीं है, कंप्यूटर या इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। तो वो योजना कैसे बनाएंगे, हिसाब कैसे रखेंगे? ये तो बुनियादी दिक्कतें हैं। और सामाजिक स्तर पर क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं? एक बड़ी समस्या है इलीट कैप्चर की। मतलब कई जगहों पर गांव या शहर के प्रभावशाली लोग या समूह, वो चाहे जाति के आधार पर हों या पैसे के आधार पर, वो इन संस्थाओं पर कब्जा कर लेते हैं। अच्छा, मतलब चुनाव तो जीत जाते हैं पर काम अपने लोगों का करते हैं। हाँ बिल्कुल, फिर फैसले आम लोगों की भलाई के बजाय उनके अपने हितों के लिए होते हैं। इससे समावेशी शासन यानी इंक्लूसिव गवर्नेंस का जो लक्ष्य था कि सबका विकास हो, वो पूरा नहीं हो पाता। फिर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स यानी जवाबदेही तय करने के जो तरीके हैं वो भी बहुत कमजोर हैं। जैसे कि ग्राम सभा, उसकी तो बड़ी बात होती है। हाँ, जैसे ग्राम सभा जो गांव में सीधे जनता की भागीदारी का मंच है, या शहरों में वार्ड समितियां या एरिया सभास बनाने की बात थी। लेकिन ज्यादातर जगहों पर या तो इनकी बैठकें ही नियमित रूप से नहीं होती, या होती भी हैं तो लोग आते नहीं, या अगर लोग आते हैं और कोई फैसला लेते हैं तो उस फैसले को कोई महत्व नहीं दिया जाता। वो बस एक खाना पूर्ति बनकर रह गई है कई जगह। और शहरों में एक और बड़ी दिक्कत है फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस के। मतलब नगर निगम या नगर पालिका तो है, पर उसके साथ साथ कई और समानांतर संस्थाएं काम कर रही होती हैं। जैसे जल बोर्ड अलग है, विकास प्राधिकरण डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग है, बिजली कंपनी अलग है। हाँ, ये तो होता है। एक काम के लिए 4 जगह भटकना पड़ता है। बिल्कुल। तो इससे क्या होता है कि तालमेल नहीं बन पाता, जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती, और नगर निगम के अधिकार कमजोर हो जाते हैं। तो ये 3FS की समस्या, पैसे की कमी, स्टाफ और उनकी क्षमता की कमी, प्रभावशाली लोगों का कब्जा और कमजोर जवाबदेही, ये तो काफी बुनियादी और गहरी दिक्कतें हैं। अब बात आती है सबसे दिलचस्प पहलू की। इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या सुझाव दिए जा रहे हैं? मतलब इस पूरे ढांचे को मजबूत कैसे किया जा सकता है? रास्ता क्या है आगे का? हाँ, और इस पे काफी काम हुआ है। कई कमेटियों ने, एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिए हैं, और ये सुझाव काफी व्यापक हैं, लगभग हर पहलू को छूते हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क यानी संवैधानिक और कानूनी ढांचे को ही मजबूत करने की बात है। उसमें क्या सुझाव है? एक अहम सुझाव है मैंडेटरी एक्टिविटी मैपिंग का। एक्टिविटी मैपिंग, ये क्या चीज़ है? इसका मतलब है कि केंद्र सरकार एक ऐसा कानून बनाए जो राज्यों को मजबूर करे, मतलब बाध्य करे कि वे एक तय समय सीमा के अंदर बिल्कुल साफ साफ बताएं, एक लिस्ट बनाएं कि कौन सा काम, फंक्शन किस स्तर की संस्था करेगी। क्या ग्राम पंचायत करेगी, क्या ब्लॉक पंचायत, क्या जिला परिषद, या क्या नगर पालिका। अभी इसमें बहुत भ्रम रहता है, ओवरलैप रहता है। अच्छा, मतलब काम का बंटवारा बिल्कुल साफ हो। हाँ, और सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि उसके लिए जरूरी फंड्स और स्टाफ भी साथ में ट्रांसफर हों। और इसकी निगरानी के लिए एक स्वतंत्र संस्था बनाने का भी सुझाव है, जो देखे कि राज्य सरकारें ये कर रही हैं या नहीं। और जो समानांतर संस्थाएं हैं, पैरास्टेटस जिनकी हमने बात की, खासकर शहरों में,
उन्हें धीरे धीरे खत्म करने, सनसेट क्लॉजेस लगाने की बात है, ताकि सारे म्युनिसिपल फंक्शंस चुने हुए स्थानीय निकायों को ही मिले। ये तो ढांचे को सुधारने की बात हुई, स्ट्रक्चर ठीक करना। लेकिन उस 80-90% वाली निर्भरता का क्या? फाइनेंशियल एम्पावरमेंट यानी वित्तीय सशक्तिकरण के लिए क्या सुझाव हैं? वो तो शायद सबसे बड़ा रोड़ा है। बिल्कुल, बिना पैसे के तो कुछ नहीं हो सकता। तो वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, मतलब कई स्तरों पर एक साथ काम करने की जरूरत है। पहला, ओन सोर्स रेवेन्यूज यानी अपने राजस्व के स्रोत बढ़ाना। मतलब टैक्स वगैरह से कमाई बढ़ाना। हाँ, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था में सुधार, खासकर शहरों में। सुझाव है कि इसे पारदर्शी बनाया जाए, जैसे यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट हो, प्रॉपर्टी वैल्यूज का हर साल इंडेक्सेशन हो, मतलब महंगाई के हिसाब से बढ़ें। सभी शहरी क्षेत्रों में 5 साल के अंदर GIS बेस्ड मैपिंग हो जाए, ताकि कोई प्रॉपर्टी टैक्स नेट से बाहर ना रहे। और लक्ष्य ये होना चाहिए कि शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन देश की GDP का कम से कम 1 से 1.25% हो। अभी ये शायद 0.5% के आसपास ही है। इसके अलावा पानी, सीवेज, कूड़ा प्रबंधन जैसी सेवाओं के लिए यूजर चार्जेस लिए जाएं। हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि गरीबों पर बोझ ना पड़े, उनके लिए सब्सिडी हो, पर जो सक्षम है उनसे फुल कॉस्ट रिकवरी का लक्ष्य रखना चाहिए। लेकिन क्या लोग ये यूजर चार्जेस देने को तैयार होंगे? विरोध नहीं होगा? विरोध तो हो सकता है, पर अगर सर्विस डिलीवरी सुधरेगी तो लोग देने को तैयार भी हो सकते हैं। जरूरत है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग पॉलिसीज की और लोगों को समझाने की। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स में हिस्सा, वेकेंट लैंड टैक्स, बेटरमेंट चार्जेस जैसे और भी तरीके हैं जिनसे निकाय अपनी आय बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई अपनी कमाई बढ़ाने की बात। और जो पैसा राज्यों या केंद्र से आता है, यानी ट्रांसफर्स, उसके बारे में क्या सुझाव है? हाँ, वो भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सिर्फ अपनी कमाई से काम नहीं चलेगा, खासकर पंचायतों का। तो दूसरा बड़ा हिस्सा है ट्रांसफर्स बढ़ाने का। इसमें स्टेट फाइनेंस कमीशंस यानी राज्य वित्त आयोगों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। ये SFCs क्या करती हैं? ये आयोग हर 5 साल में बनते हैं और ये तय करते हैं कि राज्य सरकार अपने टैक्स राजस्व का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों को देगी। सुझाव है कि इनका गठन समय पर हो, अक्सर इसमें देरी होती है। इनकी सिफारिशें मानना राज्यों के लिए बाध्यकारी हों, या कम से कम तय समय में उन पर एक्शन टेकन रिपोर्ट आए। और सबसे बड़ी बात, राज्य अपने राजस्व का कम से कम 10-15% हिस्सा स्थानीय निकायों को दें। अभी ज्यादातर राज्यों में ये 5-7% या उससे भी कम है। अच्छा, तो राज्यों को ज्यादा पैसा देना होगा? हाँ, और इसी तरह सेंट्रल फाइनेंस कमीशन CFC, जो केंद्र और राज्यों के बीच पैसा बांटता है, वो भी सीधे स्थानीय निकायों को अनुदान देना जारी रखे और इसे बढ़ाए। इसमें परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट्स का हिस्सा बढ़ाया जाए, यानी जो निकाय अच्छा काम करेगा उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, इससे प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही अनटाइड ग्रांट्स ज्यादा मिले। अनटाइड ग्रांट्स मतलब ऐसा पैसा जिसे स्थानीय निकाय अपनी स्थानीय ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के हिसाब से खर्च कर सकें। अभी क्या होता है कि ज़्यादातर पैसा किसी खास योजना के लिए बंधा हुआ आता है, टाइट ग्रांट्स, जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, पैसा आ गया, अपनी कमाई भी बढ़ गई, पर उसे सही ढंग से इस्तेमाल करने और उसका हिसाब किताब रखने की व्यवस्था भी तो चाहिए, कहीं भ्रष्टाचार ना बढ़ जाए। बिल्कुल सही सवाल है। इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। सुझाव है कि सभी स्थानीय निकायों में, पंचायतों तक में डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम अपनाया जाए। ये ज्यादा पारदर्शी और सटीक तरीका है हिसाब रखने का। अभी क्या सिस्टम है? अभी ज्यादातर जगह सिंगल एंट्री या कैश बेस्ड सिस्टम है, जो उतना रोबस्ट नहीं है। लक्ष्य है कि 2026 तक सभी स्थानीय निकायों में ऑनलाइन अकाउंटिंग सिस्टम्स लागू हो जाए। इससे रियल टाइम बजट ट्रैकिंग संभव होगी, नियमित इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट हो, और वो भी स्वतंत्र रूप से। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, सरपंच, पार्षद, मेयर, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो बजट को समझ सकें, खर्च पर नज़र रख सकें। और बड़े शहरों के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स की बात भी होती है? हाँ, सुझाव है कि सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और बड़ी म्यूनिसिपैलिटीज़ की क्रेडिट रेटिंग करवाई जाए। इससे उनकी वित्तीय स्थिति का पता चलेगा और वे म्यूनिसिपल बॉन्ड मार्केट से पैसा उठा सकेंगी, खासकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। छोटे ULBs के लिए पूल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म बनाने का भी सुझाव है। ये तो हुई पैसे और सिस्टम की बात, पर इन्हें चलाने वाले लोग, उनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? आपने स्टाफ की कमी और ट्रेनिंग के अभाव की बात की थी।
ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या होगा? हाँ, ये शायद 3 Fs में से सबसे मुश्किल F है। फंक्शनरीज। पैसा और अधिकार देना फिर भी आसान है, पर काबिल लोग तैयार करना और उन्हें सिस्टम में लाना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। तो इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें क्या सुझाव है? पहला कदम है पर्सनल स्ट्रेंथनिंग, यानी कर्मचारियों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाना। जो एक्टिविटी मैपिंग की बात हमने की थी, उसके आधार पर राज्य सरकारों को अपने संबंधित विभागों से कर्मचारी स्थानीय निकायों को ट्रांसफर करने चाहिए। मतलब जैसे कृषि विभाग का आदमी पंचायत के साथ काम करे। हाँ, या शिक्षा विभाग का या स्वास्थ्य विभाग का। और जो पद खाली पड़े हैं, कई जगह 20 से 40% तक पद खाली हैं, उन्हें तुरंत भरना चाहिए। हर स्तर के निकाय के लिए मिनिमम स्टाफिंग नॉर्म्स तय हों कि कम से कम इतने लोग तो होने ही चाहिए। खासकर टेक्निकल स्टाफ जैसे इंजीनियर्स, टाउन प्लानर्स, अकाउंटेंट्स, IT प्रोफेशनल्स की बहुत ज़रूरत है। सुझाव तो ये भी है कि हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक फुल टाइम सेक्रेटरी, एक असिस्टेंट और कुछ तकनीकी सहायता जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर जरूर हों। और इन कर्मचारियों की जवाबदेही किसके प्रति हो? अक्सर ये दुविधा रहती है कि वो राज्य सरकार के अफसर की सुने या सरपंच मेयर की। सुझाव यही है कि इनकी जवाबदेही सिंगल लाइन अकाउंटेबिलिटी सीधे स्थानीय निकाय प्रमुख के प्रति होनी चाहिए, ताकि काम ठीक से हो सके। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स बने, मतलब उनके काम का मूल्यांकन हो और उन्हें अच्छा वेतन और सुविधाएं मिलें, ताकि अच्छा टैलेंट आकर्षित हो। अभी कई जगह तनख्वाहें बहुत कम है। प्रोफेशनलिज्म कैसे आएगा इनमें? उसके लिए सुझाव है कि राज्यों में एक डेडिकेटेड लोकल गवर्नेंस कैडरे बनाया जाए। जैसे IAS, IPS होते हैं, वैसे ही स्थानीय शासन के लिए भी एक समर्पित सेवा हो। प्रमुख पदों जैसे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO या सिटी इंजीनियर के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस अनिवार्य हों और ज़रूरत पड़ने पर बाहर से भी विशेषज्ञ, मतलब लेटरल एंट्री से लिए जा सकें। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो बहुत ही क्रूशियल है। सभी नए चुने गए प्रतिनिधियों के लिए मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग होनी चाहिए, कम से कम 40 घंटे की, जिसमें उन्हें उनकी भूमिका, नियम कानून, सरकारी योजनाएं, वित्त प्रबंधन आदि के बारे में बताया जाए। फिर हर साल रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी हो। महिला, SC/ST प्रतिनिधियों के लिए विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हों। अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी नियमित रूप से टेक्निकल, फाइनेंशियल, मैनेजमेंट और IT स्किल्स की ट्रेनिंग हो। इसके लिए राज्य स्तर पर जो प्रशिक्षण संस्थान हैं, SIRDs, उन्हें अपग्रेड करना होगा, रीजनल सेंटर्स बनाने होंगे, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल करना होगा और पीयर लर्निंग, मतलब एक दूसरे से सीखना, उसे भी बढ़ावा देना होगा। ये सब तो सिस्टम को अंदर से मजबूत करने की बातें हुई, पर लोकतंत्र का असली मतलब तो जनता की भागीदारी है। पार्टिसिपेशन और अकाउंटेबिलिटी, यानी भागीदारी और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी? आपने ग्राम सभाओं का जिक्र किया था कि वो अक्सर प्रभावी नहीं होती। बिल्कुल, और यहीं पर, जैसा आपने कहा, लोकतंत्र की असली जान बसती है। सुझाव है कि ग्राम सभा गांवों में और एरिया सभा शहरों में वार्ड स्तर पर को सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि असली शक्ति केंद्र बनाना होगा। इन्हें कानूनी रूप से मजबूत करना होगा। कैसे? जैसे इनकी नियमित बैठकें, मान लीजिए हर 3 महीने में अनिवार्य हों। सिर्फ सलाह देने का नहीं, बल्कि कुछ खास मामलों में इन्हें निर्णय लेने की शक्तियां, स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग पावर्स दी जाएं। जैसे गांव या वार्ड का बजट पास करने का अधिकार इन्हें हो, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी चुनने का अधिकार इन्हें हो, स्थानीय परियोजनाओं की निगरानी का अधिकार इन्हें मिले और इनके फैसलों को कानूनी मान्यता मिले। ऐसा नहीं कि बैठक हुई, बात हुई और खत्म। बैठकों की सूचना पहले से कम 15 दिन पहले एजेंडा के साथ दी जाए। समय और स्थान ऐसा हो कि सब लोग, खासकर महिलाएं और मजदूर वर्ग के लोग आ सकें और कार्यवाही का सही से डॉक्यूमेंटेशन हो। मतलब ग्राम सभा को वाकई में ताकत देनी होगी। और पारदर्शिता कैसे बढ़ेगी? अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी? उसके लिए सोशल ऑडिट को यूनिवर्सल बनाने का सुझाव है। सोशल ऑडिट मतलब सरकारी कामों का सामाजिक अंकेक्षण। जनता खुद मिलकर देखे कि जो काम हुआ है वो सही हुआ है या नहीं, पैसा सही खर्च हुआ है या नहीं। ये भी मुख्य रूप से मनरेगा में होता है, पर सुझाव है कि इसे सभी योजनाओं और सभी विभागों के लिए लागू किया जाए। इसके लिए राज्य स्तर पर स्वतंत्र सोशल ऑडिट यूनिट्स बने,
अच्छा, और जानकारी मिलने का क्या? इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर। हाँ, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर पर जोर है। मतलब स्थानीय निकाय खुद ही सारी जानकारी सार्वजनिक करें। अपना बजट, खर्चे का ब्यौरा, किन ठेकेदारों को काम दिया, कौन लाभार्थी हैं, ये सब कुछ उनकी वेबसाइट पर होना चाहिए, दफ्तरों में डिस्प्ले बोर्ड्स पर लगना चाहिए। आरटीआई यानी सूचना के अधिकार को और मजबूत करने की जरूरत है ताकि लोग सवाल पूछ सकें। और अगर किसी को शिकायत हो तो? इसके लिए एक प्रभावी ग्रीवेंस रिड्रेसल तंत्र होना चाहिए। मल्टी चैनल हो, मतलब लोग फोन पर, ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से जाकर शिकायत कर सकें। शिकायतों का समय पर निपटारा हो और इसके लिए समर्पित अधिकारी हों। आज के दौर में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका हो सकती है इन सब सुधारों में? क्या टेक्नोलॉजी कुछ मदद कर सकती है? टेक्नोलॉजी तो एक बहुत बड़ा इनेबलर साबित हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स जैसे केंद्र सरकार का ई-ग्राम स्वराज पोर्टल है पंचायतों के लिए, और ऐसे ही सिस्टम शहरी निकायों के लिए विकसित किए जा रहे हैं या किए जाने चाहिए। सुझाव है कि इन्हें सभी जगह, हर पंचायत, हर नगरपालिका में लागू किया जाए। इनसे क्या फायदा होगा? प्लानिंग, अकाउंटिंग, स्कीम मैनेजमेंट, एसेट रजिस्टर्स बनाना और अपडेट करना, सब कुछ इन पर इंटीग्रेट हो सकता है। इससे रियल टाइम डेटा मिलेगा, डैशबोर्ड्स बनेंगे, जिससे निगरानी आसान होगी और फैसले बेहतर होंगे। सिटीजन सर्विसेज जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो, कोई लाइसेंस चाहिए, टैक्स जमा करना हो या शिकायत दर्ज करनी हो, ये सब ऑनलाइन होने चाहिए। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल जैसी प्रक्रियाएं ऑटोमेट हो सकती हैं। सिंगल विंडो सर्विस डिलीवरी का लक्ष्य होना चाहिए। डेटा का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जीआईएस बेस्ड प्लानिंग और सर्विस डिलीवरी मैपिंग से पता चल सकेगा कि कौन सी सेवा कहां तक पहुंच रही है और कहां कमी है। जैसे कहां स्कूल की जरूरत है, कहां स्वास्थ्य केंद्र की, कहां पानी की लाइन नहीं है। गांव या वार्ड स्तर पर सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेसेस बनाए जा सकते हैं ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। रियल टाइम मॉनिटरिंग से योजनाओं की प्रगति पर नजर रखी जा सकती है। लेकिन इसके लिए तो बुनियादी ढांचा चाहिए होगा, है ना? इंटरनेट, कंप्यूटर। बिल्कुल, इसीलिए सुझाव है कि सभी ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचे। जैसे भारत नेट परियोजना के तहत उनके दफ्तरों में कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट की सुविधा हो, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और स्टाफ के लिए डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाए जाएं ताकि वो इन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकें। अब जरा शहरों की बात करते हैं। शहरों की समस्याएं थोड़ी अलग होती हैं, खासकर बड़े महानगरों की। अर्बन गवर्नेंस के लिए क्या खास सुझाव हैं? हाँ, शहरों की जटिलताएं अलग हैं और उनके लिए कुछ विशिष्ट सुझाव भी हैं। एक बड़ा सुझाव है मेट्रोपॉलिटन गवर्नेंस रिफॉर्म का। जो बड़े शहरी समूह हैं, अर्बन एग्लोमरेशंस जैसे दिल्ली एनसीआर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, वहाँ अभी फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस है, कई सारी एजेंसियां हैं। तो सुझाव है कि इनके लिए एक इलेक्टेड मेट्रोपॉलिटन या रीजनल गवर्नमेंट बनाने पर विचार हो ताकि प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मुद्दों का समाधान पूरे शहर के लिए एक साथ इंटीग्रेटेड तरीके से हो सके। ये तो बड़ा बदलाव होगा। हाँ, बिल्कुल। और जो समानांतर संस्थाएं, पैरास्टाइटल्स और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन्हें या तो ख़त्म किया जाए या उन्हें इलेक्टेड यूएलबीज़ के अधीन लाया जाए। सारे म्युनिसिपल फंक्शंस चुने हुए मेयर और पार्षदों के नियंत्रण में होने चाहिए। और वार्ड स्तर पे? वार्ड कमिटीज को ज्यादा मजबूत और प्रभावी बनाने की जरूरत है। सुझाव है कि इन्हें 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले सभी शहरों में अनिवार्य किया जाए। अभी शायद 3 लाख की सीमा है। इन्हें अपने वार्ड के लिए कुछ फंड्स यूएलबी बजट का 10-15% तक दिए जाएं और स्थानीय मुद्दों पर निर्णय लेने की शक्ति दी जाए। स्लम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देने की जरूरत है। इनफॉर्मल सेटलमेंट्स को मान्यता देकर उन्हें बुनियादी सेवाएं दी जाएं। इन सिचू अपग्रेडेशन को प्राथमिकता दी जाए। और पर्यावरण? शहर तो प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं। हाँ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर बहुत जोर है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का सख्ती से पालन हो, मतलब सोर्स सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग, साइंटिफिक लैंडफिल्स। सभी शहरों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो। शहरों में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए लक्ष्य तय हो, जैसे न्यूनतम 10%। हर शहर का अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान हो और शहरी विकास में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिले, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आसपास बसाहट हो। ये सब करते हुए सामाजिक समावेशन, सोशल इंक्लूजन और इक्विटी कैसे सुनिश्चित होगी? आपने महिलाओं और वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व की बात तो की, पर क्या सिर्फ आरक्षण काफी है? नहीं, सिर्फ आरक्षण काफी नहीं है।
ये सुनिश्चित करना होगा कि उनकी आवाज सुनी जाए और वो प्रभावी ढंग से काम कर सकें। जैसे महिलाओं के लिए खास कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हो, लीडरशिप इनिशिएटिव्स हों। जो प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन की समस्या है, यानी महिला प्रतिनिधि की जगह उसके पति या किसी पुरुष रिश्तेदार का काम करना, उसे रोकने के लिए जागरूकता अभियान और जरूरत पड़े तो कानूनी कार्रवाई भी हो। बैठकों का माहौल सुरक्षित और सुविधाजनक हो। और ST/ST OBC वर्गों के लिए उनके साथ भेदभाव न हो, इसके लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स हों। आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों को कानूनी सुरक्षा और विशेष सहायता मिले। सीटों का रोटेशन सही ढंग से हो ताकि अफसर सब तक पहुंचे। और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों का भी ध्यान रखना होगा। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हो, जरूरी बुनियादी सेवाएं गरीबों को मुफ्त या रियायती दर पर मिलें और स्थानीय स्तर पर जो काम हो उनमें स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाए। और अंततः इन सब सुधारों का जो असली मकसद है, सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना। आम आदमी को पानी, सफाई, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सेवाएं सही ढंग से मिलें, इसके लिए क्या सुझाव हैं? आम आदमी को तो सबसे ज्यादा इसी से मतलब होता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सभी सुधारों का अंतिम लक्ष्य यही है, लोगों का जीवन बेहतर बनाना। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है सर्विस लेवल बेंचमार्क्स SLBs तय करना और उन्हें लागू करना। SLBs ये क्या है? सर्विस लेवल बेंचमार्क्स का मतलब है कि हर बुनियादी सेवा के लिए न्यूनतम मानक तय हो। जैसे हर घर में नल से पानी आएगा, दिन में कम से कम इतने घंटे आएगा, पानी की गुणवत्ता ये होगी, कूड़ा रोज उठेगा, शिकायत इतने घंटे में दूर होगी। इस तरह के मानक। अच्छा, मतलब एक गारंटी की तरह। हाँ, एक तरह से। और इन मानकों के आधार पर हर साल स्थानीय निकायों के प्रदर्शन का मूल्यांकन हो और ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। इससे पता चलेगा कि कौन सा शहर या पंचायत कैसा काम कर रही है। शहरों के बीच तुलना होगी तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। ग्रांट्स को, मतलब जो पैसा ऊपर से आता है, उसे भी सर्विस स्टैंडर्ड्स की प्राप्ति से जोड़ा जा सकता है। PPPs यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का क्या रोल हो सकता है? जहां जरूरत हो और जहां सरकार अकेली न कर पाए, वहां PPPs का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहुत सावधानी से। एक पारदर्शी PPP फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो, सेवा के मानक SLBs बिल्कुल स्पष्ट हों और पब्लिक इंटरेस्ट सेफगार्ड्स हों, मतलब जनता के हितों की रक्षा हो। ULBs की भूमिका सर्विस डिलीवरी से भागने की नहीं, बल्कि रेगुलेशन और मॉनिटरिंग की होनी चाहिए। जिम्मेदारी उन्हीं की रहेगी। और फिर सेक्टोरल इम्प्रूवमेंट्स पर भी ध्यान देना होगा, जैसे वाटर सप्लाई में यूनिवर्सल मीटरिंग हो, 24/7 सप्लाई का लक्ष्य हो, पानी की बर्बादी नॉन रेवेन्यू वाटर को 20% से नीचे लाया जाए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में डोर टू डोर कलेक्शन, सोर्स सेग्रीगेशन, डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग पे जोर हो। सैनिटेशन में ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस बनाए रखना, सीवरेज कवरेज बढ़ाना। ट्रांसपोर्टेशन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, साइकिल, पैदल चलना को प्राथमिकता देना। हेल्थ और एजुकेशन में भी स्थानीय निकायों की भूमिका बढ़ानी होगी, खासकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने में। ये सब अलग अलग योजनाएं और विभाग हैं। अक्सर ये अलग थलग चलते दिखते हैं। प्लानिंग और कन्वर्जेंस यानी नियोजन और अभिसरण का क्या महत्व है इसमें? कैसे सब चीजों को जोड़ा जाए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर यही होता है कि योजनाएं साइलोज में चलती हैं, तालमेल नहीं होता। तो सुझाव है कि प्लानिंग बॉटम अप हो। बॉटम अप मतलब योजनाएं नीचे से बने, गांव या वार्ड स्तर पर। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स या वार्ड प्लान्स अनिवार्य रूप से बने और इनमें लोगों की सीधी भागीदारी हो। वो बताएं कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, प्राथमिकताएं क्या हैं। फिर इन योजनाओं को ब्लॉक और जिला स्तर पर एग्रीगेट किया जाए, मतलब जोड़ा जाए, और फिर इन्हें जिला और राज्य की योजनाओं से इंटीग्रेट किया जाए। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज का क्या रोल है? संविधान में तो इनका प्रावधान है। हाँ, DPCs का प्रावधान 74वें संशोधन में है, लेकिन ज्यादातर राज्यों में ये या तो बनी नहीं है या बनी है तो फाल नहीं है। इन्हें वास्तव में सशक्त और कार्यात्मक बनाने की जरूरत है। ये DPCs पूरे जिले के लिए स्पेशल प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग का काम करें और विभिन्न विभागों, योजनाओं और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय स्थापित करें। और सेक्टोरल कन्वर्जेंस जी। मतलब
स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, सफाई, इन सबको कैसे जोड़ा जाए? विभिन्न सरकारी योजनाओं को प्लानिंग स्टेज पर ही इंटीग्रेट किया जाए। जैसे अगर कहीं स्कूल बन रहा है तो वहीं आंगनवाड़ी भी हो, पीने के पानी की व्यवस्था भी हो, शौचालय भी हो। इनका इम्प्लीमेंटेशन भी PRIs या ULBs के माध्यम से जॉइंटली हो सकता है और एक यूनिफाइड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बने ताकि सबकी प्रगति एक साथ देखी जा सके। इसके लिए गांव वार्ड स्तर पर व्यापक सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस और GIS बेस्ड प्लानिंग टूल्स का इस्तेमाल बहुत मददगार हो सकता है। आखिर में ये सब करने के लिए लीगल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए और केंद्र, राज्य, स्थानीय निकायों के संबंध कैसे बेहतर हों? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है। हाँ, कानूनी और संस्थागत सुधार भी जरूरी हैं। सुझाव है कि केंद्र एक मॉडल पंचायत एक्ट और मॉडल म्यूनिसिपल लॉ बनाए जिसे राज्य अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना सके। इससे कानूनों में कुछ हद तक एक रूपता आएगी। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट पंचायत राज काउंसिल और स्टेट अर्बन डेवलपमेंट काउंसिल जैसे एम्पावर्ड निकाय बने जो नियमित रूप से स्थानीय शासन के मुद्दों पर विचार करें और फैसले लें। PRIs और ULBs के लिए समर्पित विभाग हो, लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक स्वतंत्र लोकल गवर्नमेंट ओम्बुड्समैन यानी स्थानीय शासन लोकपाल बनाने का भी सुझाव है। और केंद्र राज्य स्थानीय संबंध, उनमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सिद्धांत अपनाना होगा, मतलब टकराव की बजाय सहयोग। केंद्र और राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को अपना पार्टनर समझें, नियमित रूप से कंसल्टेशन हो, योजनाओं के डिजाइन में स्थानीय निकायों से सलाह ली जाए और उन्हें फ्लेक्सिबल अनटाइड फंड ज्यादा मिले ताकि वो अपनी जरूरत के हिसाब से काम कर सकें। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ये सब सिफारिशें तो बहुत सारी हैं और काफी अच्छी भी लग रही हैं, पर ये होगा कैसे? क्या कोई रोड मैप है, कोई समय सीमा? हाँ, सिर्फ सिफारिशें काफी नहीं है, उन्हें लागू करने का एक खाका भी चाहिए। तो एक 10 वर्षीय रोड मैप का सुझाव दिया गया है जिसे 3 चरणों में बांटा जा सकता है। 10 साल का रोड मैप? हाँ, फेज 1 मान लीजिए अगले 2-3 साल 2025-2027, इसे फाउंडेशन बिल्डिंग का चरण कहा गया है। इसमें एक्टिविटी मैपिंग पूरी हो जाए, स्टेट फाइनेंस कमीशंस बने और उनकी सिफारिशें आएं, बेसिक डिजिटल सिस्टम्स लागू हों, बड़े शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म शुरू हो और नए चुने गए प्रतिनिधियों की पहली दौर की ट्रेनिंग पूरी हो जाए। ठीक है, नींव रखने का काम। फेज 2 अगले 3 साल 2027-2030, इसे डीपनिंग रिफॉर्म्स का चरण कह सकते हैं। इसमें राज्यों द्वारा कर्मचारी ट्रांसफर किए जाएं, राज्य अपने फंड्स का हिस्सा बढ़ाकर कम से कम 10% करें, ग्राम सभा और एरिया सभाएं सही मायने में रिवाइटलाइज्ड हों, कम से कम 50% शेयरों में सर्विस लेवल बेंचमार्क्स हासिल हों और सोशल ऑडिट का दायरा बढ़े। मतलब सुधारों को गहरा करना। और फेज 3 आखिरी 5 साल 2030 से 2035, ये कंसोलिडेशन और एक्सीलेंस का चरण होगा। लक्ष्य होगा कि स्थानीय निकायों को पूरी कार्यात्मक स्वायत्तता मिले, उनका अपना राजस्व बढ़कर कम से कम 25-30% तक पहुंचे, सेवा मानक लगभग सार्वभौमिक हों और स्थानीय शासन भारत के फेडरलिज्म का एक जीवंत और मजबूत तीसरा स्तर बन जाए। ये रोड मैप तो महत्वाकांक्षी लगता है। इसमें किन-किन लोगों या संस्थाओं की भूमिका होगी? अकेले सरकार तो नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स की भूमिका है। यूनियन गवर्नमेंट की भूमिका है नीति बनाने, दिशा देने और फंड्स देने में। स्टेट गवर्नमेंट्स की सबसे बड़ी भूमिका है डिवोल्यूशन करने, कानून बनाने और कैपेसिटी बिल्डिंग में। खुद लोकल बॉडीज की जिम्मेदारी है अच्छा शासन देने और सर्विस डिलीवरी करने में। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की भूमिका है नेतृत्व देने की। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस मदद कर सकते हैं लोगों को जागरूक करने, लामबंद करने और निगरानी रखने में। सिटीजन्स की भूमिका है भागीदारी करने, सवाल पूछने और फीडबैक देने में। और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस मदद कर सकते हैं रिसर्च, ट्रेनिंग और मूल्यांकन में। मतलब ये एक सामूहिक प्रयास होगा। और इसकी सफलता को या प्रगति को मापा कैसे जाएगा? कैसे पता चलेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं? उसके लिए एक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क का सुझाव है। इसमें कुछ की इंडिकेटर्स होंगे जिनसे प्रगति को ट्रैक किया जा सके, जैसे डेवोल्यूशन इंडिकेटर्स, कितने फंक्शंस, फंड्स, फंक्शनरीज वास्तव में ट्रांसफर हुए। गवर्नेंस इंडिकेटर्स, चुनाव नियमित हो रहे हैं या नहीं, ग्राम सभा की बैठकें कितनी हो रही हैं और उनमें कितनी भागीदारी है। सर्विस डिलीवरी इंडिकेटर्स,
SLB अचीवमेंट का स्तर क्या है, सिटीजन सेटिस्फैक्शन कितनी है, फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर्स, अपना रेवेन्यू कितना बढ़ा, ऑडिट कंप्लायंस कैसी है, और पार्टिसिपेशन इंडिकेटर्स, पब्लिक मीटिंग अटेंडेंस, RTI का कितना इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, मतलब हर पहलू पर नजर रखी जाएगी। हाँ, और सुझाव है कि हर साल एनुअल स्टेट ऑफ लोकल गवर्नेंस रिपोर्ट्स प्रकाशित हों, जैसे आर्थिक सर्वे आता है वैसे, और समय समय पर थर्ड पार्टी इवैल्यूएशंस भी हों ताकि पता चले कि जमीन पर क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर उम्मीद और चुनौतियों दोनों से भरी हुई नजर आती है। एक तरफ देखें तो 30 लाख से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और वंचित वर्गों के लोग हैं। ये अपने आप में एक क्रांति है। पर दूसरी तरफ अधूरा डिवोल्यूशन, क्षमता की कमी, पैसों का अभाव, एलीट कैप्चर जैसी गंभीर चुनौतियां हैं जो इस पूरी व्यवस्था को कमजोर करती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी लोकतांत्रिक प्रयोगों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही है। केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों के अनुभव और देश भर में अलग अलग पंचायतों और नगर पालिकाओं में हो रहे छोटे बड़े इनोवेशंस वो दिखाते हैं कि अगर स्थानीय निकायों को सही मायने में सशक्त किया जाए, उन्हें अधिकार, पैसा और क्षमता दी जाए, तो उनमें अपार संभावनाएं हैं। वो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और विकास को साकार कर सकते हैं। लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही वास्तविक और गहरी हैं। इनकम्प्लीट डिवोल्यूशन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कैपेसिटी गैप्स, एलीट कैप्चर, कमजोर जवाबदेही, ये सब मिलकर गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को अभी भी पूरी तरह साकार नहीं होने दे रहे हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? मतलब किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? मेरे ख्याल में आगे का रास्ता कई चीजों पर निर्भर करेगा। सबसे पहले पॉलिटिकल विल, खासकर राज्य सरकारों की इच्छा शक्ति कि वो वाकई में अधिकार छोड़ना चाहते हैं या नहीं। दूसरा, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, मतलब उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना। तीसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी उनकी क्षमता बढ़ाना। चौथा, सिटीजन एंगेजमेंट, मतलब नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। पांचवा, इनोवेशन, मतलब नए तरीके खोजना और अपनाना। और छठा, अकाउंटेबिलिटी, यानी हर स्तर पर जवाबदेही तय करना। हमें ये समझना होगा कि स्थानीय स्वशासन सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, ये सरकार को लोगों के और करीब लाने का एक दार्शनिक संकल्प है। ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के सिद्धांतों को अपने आप में समेटता है। आज 21वीं सदी की जो जटिल चुनौतियां हैं, चाहे वो बढ़ता शहरीकरण हो, क्लाइमेट चेंज हो, सामाजिक ध्रुवीकरण हो या टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हो, इन सब का सामना करने के लिए हमें रिस्पॉन्सिव और अडेप्टिव गवर्नेंस की ज़रूरत है। और मजबूत, सक्रिय और जवाबदेह स्थानीय संस्थाएं ही इन चुनौतियों से निपटने और हमारी विविधता का सम्मान करते हुए समानता को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा माध्यम हो सकती हैं। तो यात्रा अभी जारी है। बिल्कुल, भारत में स्थानीय स्वशासन की यात्रा अभी जारी है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर प्रयास, दृढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता और सबसे बढ़कर नागरिकों की जागरूक भागीदारी से ही ये संस्थाएं अपनी पूरी परिवर्तनकारी क्षमता को साकार कर सकती हैं और सही मायनों में भारतीय लोकतंत्र और विकास की नींव बन सकती हैं। Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such discussions on general studies topics, subscribe to our channel. Dhanyavad. Jai Hind.